Hello everyone, in today's lecture we'll be talking about neural control and coordination, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करेगा, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी में दो सिस्टम्स मदद करते हैं, वन इज़ आवर हार्मोनल और एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम रिलेटिवली स्लो होता है क्योंकि ग्लैंड से हार्मोन टारगेट सेल तक पहुंचेगा तो उसमें एक डिले रहेगा। वहीं पर न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम जब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कराएगा तो दैट एक्शन विल बी फास्ट। यहाँ पर जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये होता है हमारे नर्वस सिस्टम की मदद से, जो कि काम करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज न्यूरॉन्स, राइट। सो यहाँ पर जिस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नर्वस या न्यूरल सिस्टम। सो व्हाट इज आवर न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम लाइक? हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बना है दो सिस्टम्स से मिल करके। ये दो सिस्टम्स हैं सेंट्रली प्लेस्ड, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आर सीएनएस। ये ना सिर्फ पोजीशन में सेंट्रल है बल्कि इसका फंक्शन भी इज द मेन कोऑर्डिनेशन फंक्शन, तो इसी वजह से इसे कहा गया सीएनएस। जो सीएनएस है इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रली प्लेस्ड ब्रेन, यानी हमारा जो ब्रेन है वो है इसका चीफ ऑर्गन, और साथ ही मदद करती है न्यूरल ट्रैक्ट से बनी हुई एक कॉर्ड दैट इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। सो इट इज गॉट two parts. First one is this, that is our brain, and other part is spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड बॉडी से कोई सेंसरी मैसेजेस या कोई भी इम्पल्स जो है उसे कैरी करके लाएगी टू द ब्रेन, यानी उसे पहुंचाएगी ब्रेन में, और जो ब्रेन है वो उसे एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स होगा उसे स्पाइनल कॉर्ड की मदद से इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएगा। तो ये है वो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट मीन्स जो कि सेंट्रली कोऑर्डिनेट कराते हैं हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर तक फैला हुआ है, यानी जो बॉडी से कोऑर्डिनेशन कराएगा, दैट इज आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टम्स, दीज आर सोमैटिक, यानी सोमा या सेल्स, यहां पे सेल है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन से ट्रैक्ट्स या नर्व ट्रैक्ट्स बने, उन नर्व ट्रैक्ट्स से बना जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारे वॉलंटरी फंक्शंस हैं, जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, उन सब को यही सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वी कॉल इट एसएनएस। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि इसके पास सोमा या इसकी खुद की बॉडी है, तो ये बना है दो टाइप के सिस्टम से मिलकर या दो टाइप के नर्व ट्रैक्ट से मिलकर जो ब्रेन से निकले, उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, एंड दोज नर्व्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, इन्हें कहा गया स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनका काउंट होता है 12, बेसिकली 24 होती हैं क्योंकि ये पेयर्ड हैं, सो दीज आर 12 पेयर्स। वहीं पर स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स। इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों को यूटिलाइज करते हुए, इन्हीं का यूज करते हुए एक सिस्टम हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है, इसे कहा गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वी कॉल इट एएनएस।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस सिस्टम को रेगुलेट ज़रूर करेगा, पर ये सिस्टम हमारी बॉडी के जितने भी ऑटोमेटेड फंक्शंस हैं सबको ये सिस्टम कंट्रोल करेगा, राइट। सो जितने भी हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में है सीएनएस के, बट डायरेक्ट कंट्रोल में है एएनएस के। एएनएस यानी ऑटोमेटिकली फंक्शन करने वाला ये जो सिस्टम है, ये दो सिस्टम से मिलकर बना और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड इसी का दूसरा जो पार्ट है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है इन आर नॉर्मल कंडीशंस, वहीं सिंपैथेटिक काम करेगा इन इमरजेंसी या स्ट्रेस कंडीशन। नाउ इस चीज को समझ लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक यानी वो सिस्टम जो कि नॉर्मल कंडीशंस में काम कर रहा है। याद करने का तरीका क्या है? व्हेन डू यू नीड सिंपैथी? सिंपैथी तब चाहिए जब आप बहुत परेशान हो, किसी स्ट्रेस में हो, किसी दुख में हो। तो वैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिंपैथी वाला सिस्टम है जब हमारी बॉडी को सिंपैथी की ज़रूरत है। नाउ इमेजिन करते हैं हम एक पिकनिक पर गए हैं और पिकनिक पर सडनली वहाँ पर शेर आ गया। सो हमारी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करेगी उस स्ट्रेस सिचुएशन में, वो सारा काम हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कराया है। नाउ यू कैन इजीली इमेजिन इट। इस सिस्टम के फंक्शंस पे क्वेश्चन कंटिन्यूसली आते रहे हैं, बच्चे उन्हें याद करते हैं जबकि इसे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यू कैन इजीली इमेजिन। अब शेर पीछे पड़ा है, व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई एंड रन फास्ट। तो हमें ज़्यादातर ब्लड की सप्लाई चाहिए हमारे हाथ पैरों में ताकि हम तेज़ी से दौड़ सकें। तो हमारी स्केलेटल मसल्स में या हमारे हाथ पैरों की जो मसल्स हैं या हमारी जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई इंक्रीज़ होगी। अब ब्लड की सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। इसी वजह से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो हार्ट बेसिकली पंप कर रहा है उस ब्लड को जो कि डीऑक्सीजनेटेड है टू द लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड टू दी ऑर्गन्स। तो इसे दोनों ही फंक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। ये चाहेगा कि जल्दी जल्दी ब्लड ऑक्सीजनेट हो ताकि सप्लाई पहुंचे, ताकि वो ऑर्गन्स जो हमारे हाथ पैर हैं वो तेजी से काम करें। तो इसलिए लंग्स को भी तेजी से जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी ताकि ब्लड को ऑक्सीजनेट करा सके। तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, इसीलिए हमारी सांस फूलने लगती है। तो हाथ पैरों में सप्लाई ज़्यादा, हार्ट रेट ज़्यादा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया। इसके अलावा क्या होगा? हमारे गूज बम्प्स होंगे, यानी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी हमारे जो हाथ पैरों में जो बाल हैं उनके नीचे प्रेजेंट मसल्स अचानक से कंस्ट्रक्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें रास्ता बिल्कुल साफ देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे पास पहुंचनी चाहिए, तो हमारे प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे। हमें मम्मी याद आने लगेगी, साथ ही हमारा मुंह सूखने लगेगा, यानी सलाइवा सिक्रेशन बंद, तेजी से पसीना आएगा, राइट, यानी पर्सपिरेशन शुरू हो गई। अब इस टाइम पर हमारा मेन फोकस जो है वो है दौड़ने पर, यानी वी नीड टू रन अवे फ्रॉम दैट, वी नीड टू एस्केप दैट प्लेस। इस टाइम पर हम ना तो डाइजेशन के बारे में सोचेंगे, हमें खाना याद नहीं आएगा, भूख प्यास सब मिट गई। तो इस वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बंद, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होना बंद, डाइजेशन की प्रोसेस बंद, डेफिकेशन यानी स्टूल को बॉडी से इजेक्ट आउट करना ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन बंद, राइट। सो सारे फंक्शंस जो इंटरनली चल रहे थे सारे फंक्शन बंद हो गए, केवल हार्ट रेट बढ़ेगा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सो इट मेक्स इट इजी टू रिमेंबर कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, किस किस चीज़ को बढ़ाया, किस किस चीज़ को घटाया। इसके ऑपोजिट जब हम बिल्कुल शांत हैं तो हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, सो उस हाई से ये नॉर्मल साइड पर ले आएगा। रेस्पिरेटरी रेट वो भी नॉर्मल हो जाएगा, यानी रेस्पिरेटरी रेट को ये कम करने की कोशिश करेगा। डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ जाएंगे, यानी जो काम सिंपैथेटिक करेगा उसका जस्ट ऑपोजिट काम कौन कराएगा? हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, यानी वो सेल्स जो आगे चल के नर्व क्रिएट करते हैं और इन्हीं नर्व से नर्व ट्रैक्ट्स बनेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, साथ ही इन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से हमारा ब्रेन भी क्रिएट हुआ। यानी पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाने का काम किया हमारे नर्व सेल्स ने। सो कैन वी कॉल इट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, राइट। सो ये नर्व सेल्स हैं
structural and functional unit of our neural या nervous system। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी इसको स्ट्रक्चरली ये 3 पार्ट्स से मिल करके बना है। व्हाट आर दोज पार्ट्स? दीज आर डेंड्राइट्स, एज यू कैन सी ये है ब्रांचिंग ऑफ दिस न्यूरॉन। वो पार्ट जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस कंप्लीट एरिया, इट इज कॉल्ड सोमा और सेल बॉडी। वहीं इससे जुड़ी हुई वो ब्रांच जो कि सिलिंड्रिकल है, लास्ट या डिस्टल एंड पर जाकर के जो डिवाइड हो रही है, इसे कहा गया एक्सॉन। क्योंकि एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों ब्रांचिंग्स हैं ऑफ दिस न्यूरॉन, तो इस वजह से फर्स्ट यानी डेंड्राइट और थर्ड यानी एक्सॉन को एक साथ मिला करके हम न्यूरॉन की ब्रांच या न्यूराइट्स भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? सेल बॉडी में न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म, जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कहेंगे क्योंकि न्यूरॉन का प्लाज्म है, राइट? तो न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साथ ही ये जो ब्लू डॉट्स के फॉर्म में दिखाया है, ये है निसल्स ग्रैन्यूल्स, यानी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ यहां पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। सो निसल्स ग्रैन्यूल का फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर? जो न्यूरॉन्स हैं इनमें इम्पल्स को कैरी करके लाने का काम करते हैं डेंड्राइट्स, यानी जो इम्पल्स है वो कैरी हुआ इनटू सोमा या सेल बॉडी, एक्सॉन से होता हुआ वो डिस्टल एंड तक पहुंचेगा, जहां पर ये जो नॉब्स दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स, जो कि अगले न्यूरॉन के साथ में जंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल मैसेज के फॉर्म में पहुँचेगा, इन नॉब्स में प्रेजेंट एक केमिकल को स्टिमुलेट करेगा, वो केमिकल इन नॉब से रिलीज होकर के नेक्स्ट न्यूरॉन में केमिकल मैसेज को पहुँचाएगा और उस केमिकल मैसेज से इलेक्ट्रिकल मैसेज आगे पहुँचेगा। इस चीज़ को हम नर्व ट्रांसमिशन कहते हैं और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, राइट? ये न्यूरॉन जो है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन मैंने यहाँ पे शो किया है, यानी इसके ऊपर फैट की, बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स की यानी फॉस्फेट प्लस फैट्स की एक लेयर प्रेजेंट है। वी कॉल इट माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ को सिक्रीट करने का काम करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, और ये सेल्स इस शीथ को सिक्रीट करते जाएंगे एक्सॉन के आसपास। एक्सॉन एक सिलेंडर की तरह है, इसके आसपास इस फॉस्फोलिपिड को ये लपेटते जाएंगे और खुद बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे। इन सेल्स को हम बोलते हैं शॉन सेल्स। इस एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट इस माइलिन शीथ की जहां जहां एब्सेंस होगी, जैसे इस पॉइंट पर ये एब्सेंट है, इन्हें कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। So this is one of the node, this is another node, right? So these are nodes of Ranvier. So ये था basic structure of our neurons. Neurons can be of many types. इसे क्लासिफाई करने का दो तरीके हैं. These are on the basis of myelination या myelin sheath, and second one on the basis of polarity या on the basis of branching.
पहले समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ऐसे न्यूरॉन को कहा गया माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर ये एब्सेंट है तो वी कॉल इट नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीथ है they'll be absent, but yes यहां पर भी शॉन सेल्स तो प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर आर शॉन सेल्स, पर माइलिनेशन या फॉस्फोलिपिड की लेयर या इंसुलेटरी लेयर यहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। वहीं पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में शॉन सेल तो हैं ही, पर ये शॉन सेल्स माइलिन शीथ को सिक्रीट करेंगे और खुद बाहर की तरफ को अरेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो ये है हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन। यू कैन सी द डिफरेंस, दोनों में ही शॉन सेल प्रेजेंट है, मतलब बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन माइलिनेशन। जब भी इम्पल्स आएगा फ्रॉम डेंड्राइट टू दिस सेल और अब वो एक्सॉन में जब ट्रेवल करेगा तो इसे बाहर, क्योंकि जो ट्रेवलिंग है वो होती है एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर यानी एक्सोलेमा के ऊपर, राइट? तो जो इम्पल्स आएगा उसे अंदर ही अंदर ट्रेवल करना है, पर क्योंकि दीवार या उसका जो मेम्ब्रेन है वो इंसुलेटेड है, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फोलिपिड की लेयर है, तो इसलिए इम्पल्स यहां पर जंप करेगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर, यानी नोड ऑफ रेनवियर में इसकी जंपिंग होगी। एज यू कैन सी, इस टाइप के इम्पल्स कंडक्शन को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स कंडक्शन। तो क्योंकि ये जंप करके जल्दी जल्दी जितना जहां पर भी नोड ऑफ रेनवियर है, जहां पर भी इंसुलेटेड पोर्शन एब्सेंट है, वहां पर ये जल्दी जल्दी जंप करके पहुंचेगा। सो इस जंप की वजह से ये ट्रैवलिंग होती है फास्ट। वहीं पर इन केस ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन इम्पल्स पूरा रास्ता कवर करेगा, क्योंकि कहीं पर भी इंसुलेशन है ही नहीं। दिस टाइप ऑफ इम्पल्स कंडक्शन इज नोन एज continuous impulse conduction which is relatively slow. So that is the basic difference. इसके अलावा क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसके ऊपर फैट है, तो दे अपीयर वाइट इन कलर, तो जनरली ये उस एरिया में प्रेजेंट होंगे जिसको हम वाइट मैटर कहते हैं, या जहाँ पर इम्पल्स कंडक्शन बहुत तेजी से है, जैसे कि हमारी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में। वहीं पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वहाँ होगा, ये ग्रे कलर का दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा। तो ये न्यूरॉन्स उन एरियाज को फॉर्म करेंगे जिसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, हमारे ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पर माइलिनेशन नहीं है। यहाँ पर कंडक्शन स्लो है और ये साथ ही साथ हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी बनाता है, राइट? सो दैट इज अबाउट माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, न्यूरॉन्स हो सकते हैं 3 टाइप के। व्हाट आर दोज 3 टाइप्स? यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब है जहां पर साइटोन तो है पर इससे सिर्फ एक ब्रांच निकली हुई है, यानी इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट अभी तक डिफाइंड नहीं है, बेसिकली ये एक्सॉन ही है या सिंगल न्यूराइट कह सकते हो। सो दिस इज साइटोन एंड इट हैज गॉट 1 एक्सॉन, यहाँ पर डेंड्राइट नहीं है। इस टाइप का जो न्यूरॉन होता है ये केवल अनडेवलप्ड इंडिविजुअल के अंदर होता है, यानी एम्ब्रियो में होगा, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट कॉज होगा। सेकेंड वन इज बायपोलर न्यूरॉन। बायपोलर का मतलब है जिसमें केवल 2 ही ब्रांचेस हों, यानी ये रहा हमारा साइटोन, ये है इसका एक्सॉन, एंड दिस वन इज डेंड्राइट। तो जिसके पास एक डेंड्राइट है
और एक ही एक्सॉन है। ये जनरली प्रेजेंट होता है हमारे जितने भी सेंसरी रिसेप्टर जैसे कि हमारी आंखें, सो इट इज प्रेजेंट इन आर रेटिना। वहीं पर थर्ड टाइप इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एज यू कैन सी ये जितने भी डायग्राम्स हैं सब मल्टीपोलरिटी वाले हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स है, सिंगल न्यूरॉन है, सिंगल एक्सॉन है, सो वी कॉल इट मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड दीज आर मैक्सिमम इन नंबर इन आवर बॉडी। ये हमारे ब्रेन को, हमारे रिमेनिंग सिस्टम्स को सबको बनाने में मदद करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट इज नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी न्यूरॉन के जरिए इम्पल्स या मैसेज किस तरीके से कंडक्ट होगा। एक न्यूरॉन के पूरे पैसेज में बेसिकली एक्सॉन के अंदर ये होने वाला कंडक्शन है। इस एक्सॉन में जो कंडक्शन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिफरेंस इन आयनिक ग्रेडियंट। ये आयंस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फ्लो जनरेट होगा जो कि पूरे न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा एंड फ्रॉम वन न्यूरॉन इट इज ट्रांसफर टू द अदर और इससे पूरा पैसेज क्रिएट हो जाएगा। हाउ इज इट कंडक्टेड एग्जैक्टली? नर्व इम्पल्स कंडक्शन के 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज वो है जिसे हम कहते हैं द रेस्टिंग फेज या वी कॉल इट पोलराइजेशन फेज। ये वो फेज है जिसमें न्यूरॉन से कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा। सो लेट्स टेक इट एज अ पार्ट ऑफ एक्सॉन। तो अंदर की तरफ दिस इज द प्लाज्म, द साइटोप्लाज्म विच इज फिल्ड इन इट, सो वी कॉल इट एक्सोप्लाज्म। इस मेम्ब्रेन को नाम दिया गया एक्सोलेमा। रेस्टिंग फेज में एक्सोलेमा के आउटर पार्ट में यानी जो सेल्स के बाहर का या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस फेज में एक्सोलेमा इज इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। वहीं एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयंस बहुत ज़्यादा है, साथ ही जो नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑल्सो हाई इन क्वांटिटी। इन दोनों की ही वजह से अंदर कैटायन तो है पर नेगेटिव प्रोटीन्स भी ज़्यादा हैं, इसलिए इंटरनल जो सरफेस है एक्सोलेमा का दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। वहीं एक्सटर्नल सरफेस इज रिलेटिवली कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस समय इस एक्सोलेमा के सरफेसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वोल्टमीटर। इसे नाम दिया जाता है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, which is -60 millivolts। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयंस का एक्सेस और एक्सोप्लाज्म में K+ का ज़्यादा होना, इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एक एक्टिव पंप काम करता है जो कि एक ATP यूटिलाइज करके अंदर पहुँचाता है 2 पोटेशियम आयंस को। और अंदर से एक्सोप्लाज्म में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोडियम आयंस नहीं है, यहाँ पे सोडियम आयंस हैं बट उनका जो कंसंट्रेशन है दैट इज लो, और उसे और भी लो बना देता है ये पंप। ये अंदर से उठा करके बाहर पहुंचाएगा 3 सोडियम आयंस को एंड फॉर दिस इट रिक्वायर्स 1 ATP, राइट। नाउ सेकेंड फेज यानी ये जो एक्सोलेमा है अब इसके अंदर इम्पल्स का कंडक्शन शुरू होगा। हाउ डज इट हैपन? लेट्स टेक द सेम पार्ट ऑफ एक्सॉन। अभी तक बाहर ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड और अंदर की ओर इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। जैसे ही इसे मिलेगा अपना थ्रेशहोल्ड इम्पल्स, यानी वो इम्पल्स जो इसे रेस्टिंग फेज से निकालने के लिए चाहिए, यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज़्यादा है, तो जैसे ही इसे इम्पल्स मिलेगा तुरंत यहाँ पर
एक्सॉन की जो सोडियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाती है. सो Na+ permeability of exolemma changes. जैसे ही ये चेंज होगी यहां पर सोडियम के गेट्स खुल जाएंगे. जनरली सोडियम गेट, कोई भी गेट एक डायरेक्शन में खुलता है, सोडियम गेट अंदर की ओर खुलते हैं. सोडियम गेट्स ओपन करेंगे जिसकी वजह से शुरू हो जाएगा सोडियम का इनफ्लक्स. सो Na+ के गेट्स अंदर की ओर खुलेंगे और इस एक्सॉन का एक छोटा पार्ट दिखाएगा रिवर्सल इन पोलैरिटी. यानी यहां पर ये Na+ आयंस का हुआ इनफ्लक्स. अभी तक एक्सटर्नल सरफेस जो पॉजिटिवली चार्ज था दैट विल टर्न नाउ नेगेटिव एंड इंटरनल सरफेस टर्न्स पॉजिटिव. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर पोटेशियम एंड सोडियम आयंस थे. पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा थे. अब सोडियम आयंस भी यहाँ पहुँच गए तो कैटायंस का जो कंसंट्रेशन है दैट इज नाउ मोर देन नेगेटिव प्रोटीन्स. तो इस वजह से एक्सटर्नल सरफेस टर्न्स नेगेटिव, इंटरनली टर्न्स पॉजिटिव. इस समय जो एक्सोलेमा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और इस ये पोटेंशियल डिफरेंस है +30 मिलीवोल्ट्स. यानी अब ये जो पार्ट है, लेट्स टेक दिस पार्ट एज पार्ट ए. दिस स्मॉल पार्ट ऑफ एक्सॉन इज नाउ एक्टिव, यानी ये एक्शन के स्टेट में है. इस स्टेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज, यानी एक्टिवेशन फेज, राइट. अब इस डीपोलराइज्ड पार्ट के साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो भी रेस्ट के फेज में है. लेट्स टेक दिस पार्ट एज पार्ट बी. अब होता क्या है, यहां पर एक्सोप्लाज्म के थ्रू चार्जेस का फ्लो शुरू होगा फ्रॉम साइट ए टू साइट बी. वहीं पर यहां से चार्जेस फ्लो करेंगे बैक टू दिस पार्ट, यानी यहां से ये जो इंपल्स है ये आगे वाले पार्ट में कैरी होगा और ये पार्ट कोशिश करेगा वापस रेस्ट में जाने के लिए, राइट. सो यहां पर एक लोकल करंट जनरेट हो गया और ये इंपल्स इससे जुड़े हुए पार्ट यानी बी पार्ट के अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ. सो व्हाट्स हैपनिंग, नेक्स्ट फेज आएगा जिसे हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन फेज. सी, ये जो सोडियम गेट्स हैं ये मोमेंटरी ओपनिंग दिखाते हैं, like they open for a short time. यानी जैसे इनका इन्फ्लक्स हुआ तुरंत ये गेट बंद हो गए. अब होना क्या है, अब हमें इंपल्स आगे ले जाना है. सो हम इसी पार्ट को ले रहे हैं. तो ये है हमारा एक्सॉन. पार्ट ए जो है इस एक्सॉन का दैट इज एक्सटर्नली नेगेटिव. एक्सोलेमा का आउटर सरफेस इज नाउ नेगेटिव एंड इंटरनल सरफेस इज पॉजिटिव, राइट. वहीं पर इसे जुड़ा हुआ पार्ट एक्सटर्नली इट इज पॉजिटिव एंड इंटरनली इट इज नेगेटिव, यानी अभी ये रेस्ट पर है. तो ये पार्ट यानी जो ए साइट है वो अभी तक एक्टिवेटेड फॉर्म में है, पर ये एक्टिवेशन आगे जाएगा, यानी इसमें पहुंचेगा इंपल्स. जैसे यहां पहुंचेगा यहां बी पार्ट में शुरू हो गया Na+ का इनफ्लक्स, यानी अब ये जो बी पार्ट है इट विल बी एक्टिवेटेड, यानी ये हो जाएगा इंटरनली पॉजिटिव एंड एक्सटर्नली नेगेटिव, राइट. वहीं पर जो प्रीवियसली एक्टिवेटेड पार्ट था अब वो रेस्ट में जाने की कोशिश करेगा, यानी यहां पर जैसे ही सोडियम आयंस के गेट्स बंद हुए तुरंत पोटेशियम के गेट्स खुलेंगे. पोटेशियम के गेट्स खुलते हैं बाहर की ओर और ये पोटेशियम के गेट्स खुलने की वजह से
पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन अब बाहर बढ़ने लगेगी, सोडियम आयंस ऑलरेडी हैं ही, कैटायंस की कंसंट्रेशन बाहर बढ़ी और अब ये एक्सटर्नल सरफेस वापस अपने रेस्टिंग फेज की तरह पॉजिटिव हो गया और इंटरनल सरफेस इज नाउ नेगेटिव। यानी भले ही आयंस रिवर्स हो गए हों, बाहर अभी तक पोटेशियम नहीं जा रहे थे तो यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा चले गए हैं, बट स्टिल अभी भी सोडियम यहाँ पर ज़्यादा है, पर बाहर पोटेशियम के इस आउटफ्लक्स की वजह से आयनिक ग्रेडियंट वापस रेस्ट में चला गया। ऐसा ये बार बार होगा। अब यहाँ से चार्जेस आगे की ओर फिर फ्लो करेंगे और यही सीक्वेंस रिपीट करते हुए धीरे धीरे एक छोटा छोटा पार्ट जो एक्सॉन का है वो चार्जेस को कैरी करेगा और लोकल करंट इस कंडक्शन को कराएगा और धीरे धीरे ये इम्पल्स एक्सॉन के एंड पोर्शन तक पहुंच जाएगा। सो अभी तक हमने पढ़ा था हाउ nerve impulse is being conducted through a neuron. Now we coming on to transmission of nerve impulse. That means how is it transferred or how is it transmitted from one neuron to another. यानी किस तरीके से complete tract में ये flow करेगा. Well, in between two neurons, the junction present is known as synapse. That is the neuronal junction. राइट सो इस न्यूरोनल जंक्शन से होकर के जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो केमिकल या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। यानी जो साइनैप्स है दैट इज गोना बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी ईदर इलेक्ट्रिकल और इट कैन बी अ केमिकल वन। बट टू अंडरस्टैंड इट बेटर पहले समझने की जरूरत है कि साइनैप्स एग्जैक्टली है क्या। लेट्स टेक टू न्यूरॉन्स। सो दैट्स आवर फर्स्ट न्यूरॉन, दैट्स इट्स डेंड्राइट्स, राइट। सो इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है फ्रॉम साइटॉन टू द एक्सोनिक पोर्शन और ये है नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट, राइट। तो इनके बीच में क्रिएट हुआ एक साइनैप्स। अगर मैं इसे एनलार्ज कर लूं so synapse will appear like this. ये है डेंड्राइट का मेम्ब्रेन, राइट। तो जो ट्रांसमिशन होगा इम्पल्स का दैट अकर फ्रॉम दिस न्यूरॉन, दैट मीन्स ए साइनेप्टिक नॉब में इम्पल्स पहुंचेगा और उसे पहुंचना है फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, यानी इस डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन के थ्रू। सो दिस इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। आई राइट इट कंप्लीट ओनली। वहीं पर ये है इस जंक्शन के बाद वाला मेम्ब्रेन, सो कैन वी कॉल इट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड द क्लेफ्ट और द गैप ऑफ साइनैप्स, यानी साइनैप्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ये वो डिस्टेंस है, वी कॉल इट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। इन तीनों से मिलकर बना है ये जंक्शन, दैट मीन्स आर साइनैप्स। देर आर सर्टेन अदर कॉम्पोनेंट्स, अदर स्ट्रक्चर्स जो कि यहाँ पर ट्रांसमिशन में मदद कर रहे हैं। पहले मैं वापस आ जाऊँ साइनैप्स के टाइप्स पर। अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट होना है, ऊपर से कंडक्ट होकर के जो इम्पल्स आया वो अभी तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, चार्जेस और आयंस की वजह से है। अगर उसे ट्रांसमिट होना है नेक्स्ट न्यूरॉन में, तो अगर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हुआ, यानी अगर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है तो ये गैप जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, ये बहुत ही छोटा होगा, ऑलमोस्ट
प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स फ्यूज्ड होंगे ताकि जो करंट है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सके टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं इनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट is almost negligible, right? वहीं पर केमिकल में ऐसा नहीं होगा। दैट मीन्स प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में ऑलमोस्ट फ्यूज्ड कंडीशंस में होंगे। वहीं पर इलेक्ट्रिकल साइनैप्स शोज फास्ट ट्रांसमिशन, क्योंकि न्यूरॉन में जो कंडक्शन था वो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है और वो चार्जेस यूं के यूं आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। वहीं पर केमिकल मस्ट बी स्लो, क्यों? क्योंकि जो कंडक्शन हो रहा है अंदर वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, वो यहाँ तक पहुँचेगा और वो यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा सर्टेन केमिकल्स को। वो केमिकल्स जब पहुँचेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो केमिकल्स स्टिमुलेट करेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को और अगेन ऑनसेट कराएंगे इलेक्ट्रिकल का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, केमिकल, देन इलेक्ट्रिकल, तो इस कन्वर्जन की वजह से यहाँ पर डिले रहेगा, टाइम लगेगा। सो रिलेटिवली स्लो होते हैं हमारे केमिकल साइनैप्स, राइट? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होते हैं वो केवल एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं, यानी किसी फंक्शन को अगर कराना है उसे स्टॉप करने का ये फंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें ये केवल चार्ज का फ्लो है। सो इट कैन ओनली एक्टिवेट और इट कैन ओनली एक्साइट द नेक्स्ट न्यूरॉन। वहीं पर केमिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो दो नेचर के होते हैं, दे कैन ईदर एक्साइट द नेक्स्ट न्यूरॉन और दे कैन इनहिबिट इट। तो ये दोनों टाइप के मिलते हैं हमें, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर साइनैप्स हैं दे आर केमिकल इन नेचर, और हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये भी केमिकल साइनैप्स का है। सो केमिकल साइनैप्स में स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स, छोटे छोटे बैग्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल फिल्ड होता है। ये केमिकल दो नेचर का हो सकता है, ये एक्साइटेटरी हो सकता है यानी मैसेज को आगे कन्वे करेगा और नेक्स्ट न्यूरॉन को या तो एक्साइट करेगा। इनमें से कुछ इनहिबिटरी नेचर के भी हो सकते हैं, यानी कोई जो फंक्शन हो रहा है उसे स्टॉप करना है तो ये इसमें से कोई केमिकल इनहिबिट करने के लिए निकलेगा जो नेक्स्ट न्यूरॉन को इनहिबिट भी कर सकता है, राइट? इन वेसिकल्स को, इन छोटे बैग्स को जिनमें केमिकल भरा हुआ है, इन वेसिकल्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। These synaptic vesicles are filled with a chemical called न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जो कि न्यूरो इम्पल्स को यानी नर्व के इम्पल्स को ट्रांसमिट कराते हैं। ऐसे केमिकल्स इनमें भरे हुए होंगे, राइट? और ये खुलेंगे इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट कब? जब एक इम्पल्स कंडक्ट होता हुआ यहां पहुंचेगा, राइट? सो ऑन बीइंग स्टिम्युलेटेड they open in synaptic cleft. So that is about these synaptic vesicles. Is that clear? यानी ये जब फ्यूज होंगे इसके साथ, जैसे ही इम्पल्स आया तो ये फ्यूज हो जाएंगे विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और यहाँ से कुछ केमिकल्स जो हैं वो पहुँच जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुँच करके ये अपना जो केमिकल है उसके ज़रिए ये मैसेज को पहुँचाना चाहते हैं टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, राइट? सो दीज आर आर receptors. Can we call it neurotransmitter receptors
इन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है? जैसे इंपल्स आया, साइनेप्टिक वेसिकल्स को स्टिमुलेट किया गया, साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज कर गए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर को इन्होंने साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज किया। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अटैच कर जाएगा विद द रिसेप्टर्स, एंड दीज रिसेप्टर्स एज सुन एज दिस न्यूरोट्रांसमीटर अटैचेस विद दीज रिसेप्टर्स, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को ये एक्टिवेट कर देगा या उसे ये डीपोलराइज करा देगा, राइट? सो व्हाट डज दीज रिसेप्टर्स डू? When neurotransmitter in cleft attaches with these receptors, so as the result postsynaptic membrane will be activated or depolarized. राइट? सो जैसे ही ये डीपोलराइज होगा तुरंत यहाँ से होते हुए इम्पल्स वापस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गया, एंड नाउ इट इज कंडक्टेड थ्रू दी न्यूरॉन। सो इस जंक्शन के थ्रू इम्पल्सेस ट्रांसमिट हुए फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। कमिंग बैक टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जो मेन रीजन है जहाँ पर जितने भी इम्पल्सेस हैं उनको असेस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट किए जाते हैं, इस ऑर्गन को नाम दिया गया ब्रेन। सो दैट इज मास्टर ऑफ आवर बॉडी। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। जो ब्रेन है इसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है हमारा क्रेनियम। That's a part of our skull. So cranium is what? It is brain box. ब्रेन को कवर करने वाला एक हड्डी या बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर। इसकी वजह से ही ब्रेन को चोट लगने से बचती है, राइट? ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड कवर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेनिंजेस कहलाते हैं। सिंगल को कहा जाएगा मेनिंक्स and plural is meninges, right? So it is covered by 3 meninges or 3 coverings, right? What are those meninges? जो सबसे अंदर वाली है, this is supplying blood to the brain, और इसे नाम दिया गया पाया मैटर। जो सबसे अंदर है, राइट? इसके ठीक बाहर एक गैप के साथ प्रेजेंट है नेक्स्ट लेयर। इस गैप में फ्लूइड भरा हुआ होता है जो ब्रेन को चोट लगने से अगेन बचाएगा, साथ ही साथ यही फ्लूइड एक्सचेंज करेगा ब्रेन के अंदर प्रेजेंट स्पेसेस के साथ में फ्लूइड को, और ब्रेन को किसी शॉक से भी बचाएगा। हमारा जो ब्रेन है वो में हल्का फील होता है बिकॉज जो फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है वही फ्लूइड ब्रेन के अंदर भी है। वी कॉल इट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट मीन्स ब्रेन एंड स्पाइन का फ्लूइड, राइट? सो दिस पर्टिकुलर लेयर इट इज कॉल्ड arachnoid मैटर। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये डायरेक्टली स्कल से अटैच्ड होती है, थिक एंड फाइब्रस है ये, वी कॉल इट ड्यूरा मैटर, राइट? टू रिमेंबर इट्स एज सिंपल एज दैट, अंदर से बाहर की तरफ PAD, राइट? तो पायामेटर, अरेकनॉइड, ड्यूरामेटर। अगर मान लीजिए ब्रेन का एक हिस्सा, सपोज दिस पार्ट आई एम टेकिंग आउट, ये ब्रेन है पूरा यहां तक एंड नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन का एक हिस्सा हमने निकाल लिया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम समझें ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को, ब्रेन के पार्ट्स को, राइट? वी टुक इट आउट, यानी हमारा जो ब्रेन है इसका एक हिस्सा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वी कॉल इट फोर ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, वो पार्ट जो आगे की तरफ है वी कॉल इट पहले वाला पार्ट, फोर, FORE, 4 मीन्स जो पहले आए, तो 4 ब्रेन।
बीच में इट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, और जो पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है वी कॉल इट हाइंड ब्रेन, यानी पीछे की तरफ का ब्रेन का हिस्सा। फोर ब्रेन यानी जो हिस्सा है इट इज डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडिनली। अगर हम एक सेक्शन निकाल रहे हैं, मान लो मैंने इस तरफ का सेक्शन लिया और मैं उस सेक्शन को ऐसे पढ़ रही हूँ, तो मुझे अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, राइट। ब्रेन हैज़ गॉट 3 पार्ट्स एज आई टोल्ड यू, उन्हें हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स की मदद से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा ये जो हिस्सा दिख रहा है लाइक अ हेलमेट ओवर इट, इसे नाम दिया गया सेरिब्रम, राइट। दिस इज सेरिब्रम। सेरिब्रम डिवाइड किया गया है बाय दिस फिशर। यहाँ पर जो ये डिप्रेशन है, इसकी मदद से ये 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स में डिवाइडेड है। सो अबाउट सेरिब्रम इट इज डिवाइडेड इन 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स, राइट। ये पूरा का पूरा न्यूरॉन से बना है, तो इसके 2 लेयर्स हैं। जो बाहर की तरफ लेयर प्रेजेंट है वी कॉल इट ग्रे मैटर, और उसमें कुछ डिप्रेशंस, कुछ एलिवेशंस दिख रहे हैं, वी कॉल इट सल्काई एंड गायराई। इनकी मदद से छोटी सी कॉम्पैक्ट सी जगह में बड़ा सा सेरिब्रम आ गया। अगर ये पूरा फैला हुआ होता तो इट वाज रियली लार्ज, बट बिकॉज ऑफ दीज डिप्रेशंस एंड एलिवेशन सल्काई एंड गायराई इट इज रियली लार्ज, एंड डिस्पाइट दैट फैक्ट ये छोटी सी जगह पर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। सो outer layer is called cortex and it is made up of gray matter, and if you remember gray matter का मतलब होता है वो न्यूरॉन से बना हुआ स्ट्रक्चर जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, that's why it appears gray in color, right? So it is made up of gray matter, और इसके अंदर जो इनर लेयर है it is made up of, it is called its medullary region, and it has white matter, और जो 2 हेमीस्फीयर्स हैं इसी white matter की मदद से बाहर से तो it is divided, बट जो ग्रे मैटर है वो ट्रांसवर्सली नीचे की तरफ की लेयर है, तो वहां तक ये कट नहीं जाता, तो दैट कनेक्ट्स दीज 2 हेमीस्फीयर्स, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर देता है वो ट्रांसवर्स white matter, राइट। सो hemispheres are connected by corpus callosum। ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये वाइट मैटर का ट्रांसवर्स बैंड है। ऐसे डिवाइडेड जो 2 हेमीस्फीयर्स हैं इन दोनों टुकड़ों को ट्रांसवर्स बैंड ने जोड़ा हुआ है, राइट। सो दैट इज अबाउट आवर सेरिब्रम। ये है हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, इनफैक्ट दैट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन में और क्या क्या स्ट्रक्चर्स आएंगे, ये जो दिख रहा है ये इसी सेरिब्रम का ही नीचे वाली लेयर है जिसको मैंने अभी नाम दिया, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, राइट। सेरिब्रम के नीचे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, लाइक इमेजिन मैंने हाथ को इस तरीके से किया, लाइक आई फॉर्म अ कैविटी जो अंदर से खाली है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। मैंने क्योंकि कट कर दिया तो आई सी जस्ट 1/2 ऑफ इट, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे, राइट। इसे पूरे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी कैविटी है, ये अंदर डिप्रेशन है, राइट। ये कैविटी भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ये जो हिस्सा है इसके साथ में एक ग्लैंड जुड़ा है जिसे हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, वी कॉल दिस पार्ट इपीथैलेमस। ये जो इस कैविटी की फर्श का हिस्सा है, ये छत थी इस कैविटी के ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जो ये नीचे का हिस्सा है इसकी जो फर्श है वी कॉल इट हाइपोथैलेमस। वहीं ये जो दीवार है जो अंदर की तरफ डिप्रेशन है, ऐसी कैविटी है ना, तो इस कैविटी का जो अंदर का ये डिप्रेशन है वी कॉल इट थैलेमस, राइट।
इस सेरिब्रम और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को एक साथ मिला करके बनता है हमारा फोरब्रेन। इज इट क्लियर? राइट? जो हाइपोथैलेमस है ये वो पार्ट है जो कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आवर बॉडी। ये कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हमारे जीने के लिए जो भी चीज चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, यही सुना है ना आज तक। सो व्हाट यू नीड फूड टू ईट, हमारी भूख को, हमारी थर्स्ट को, बॉडी के टेम्परेचर को, इसीलिए हम घर ढूंढते हैं, सो एज टू टेक शेल्टर। इज दैट क्लियर टिल नाउ? इसके अलावा ये कंट्रोल करता है लिबिडो को, यानी सेक्सुअल ड्राइव को। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, ताकि रिप्रोडक्शन हो, हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे, प्रोजेनीज आती रहे। तो इन सब चीजों को किसने कंट्रोल किया? हाइपोथैलेमस ने। एंड साथ ही ये हार्मोन एक्सेस को भी कंट्रोल करता है, बिकॉज ये है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, इसके कुछ हार्मोन्स इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। इज दैट क्लियर? वहीं थैलेमस क्या है? थैलेमस तो केवल एक रास्ता है, एक ट्रैक्ट है जिससे कि सेरिब्रम में मैसेज पहुंच रहा है। तो फोरब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वाई? बिकॉज फोरब्रेन में जो ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपोथैलेमस। वाई इज सेरिब्रम इंपॉर्टेंट? ये तो हम लोगों ने अंदर का स्ट्रक्चर लिया, लाइक ये ऐसे था स्ट्रक्चर, यहाँ से कट है, मैंने इस साइड के पार्ट को समझना शुरू किया। अगर मैं इसको सिर्फ बाहर से ब्रेन को देखती तो मुझे बाहर कॉर्टेक्स दिखाई देता। इस कॉर्टेक्स में जो ये डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस हैं, जो डिप्रेशन है, इन डिप्रेशन को कहा गया सल्कस प्लूरल, सल्का है प्लूरल एंड सल्कस इज सिंगुलर। और जो ये ऊपर का पोर्शन है, यानी जो एलिवेशंस हैं इसकी, वी कॉल देम गायराई। राइट? तो अगर मैं अंदर का सेक्शन ना लेकर के पीछे की तरफ यानी बाहर देखती इसे, तो आई कुड सी कि इस कॉर्टेक्स में सल्काई गायराई कई जगह हैं जिनसे बहुत सारे एरियाज डिवाइड हो गए। तो जो फोरब्रेन है इसका एक स्पेशल एरिया, इसका जो कॉर्टेक्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं। इट हैज एरियाज ऑफ विजन, हमारा जितने भी सेंसेस हैं, विजन, राइट? एरिया ऑफ हियरिंग यानी ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्शन जिसके जरिए हम स्मेल्स को फील करते हैं, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, सेंसेशंस, राइट? ये टेम्परेचर की सेंसेशन को फील कराएगा, ये कंट्रोल करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। यानी जो हमें गर्मी सर्दी फील होती है वो होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की वजह से, और गर्मी लगने पर पसीना आना, सर्दी लगने पर कपकपाना, ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस यानी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस है। इसे किसने किया? हाइपोथैलेमस ने। इज दैट क्लियर? सो जितनी भी सेंसेशंस हैं, जितने भी हमारे जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेंसरी एरियाज हैं, सबके सब प्रेजेंट हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इसके अलावा यहाँ पर एसोसिएशन एरिया भी प्रेजेंट होता है। एसोसिएशन एरिया, इसके अलावा मोटर एरियाज भी यहाँ प्रेजेंट होंगे। राइट? व्हाट इज एसोसिएशन एरिया? एसोसिएशन एरिया वो है जो कि सेंसरी और मोटर एरिया को आपस में कोऑर्डिनेट कराता है। तो एसोसिएशन एरिया बेसिकली सारे काम करेगा, जितने भी हमारी सेंसेशंस हैं, जितने भी हमारे मोटर फंक्शंस हैं, मेरे हाथों का जो जेस्चर है, द वे आई एम स्पीकिंग, द वे आई एम मूविंग माई हैंड्स, मेरा IQ, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, मेरी मेमोरी, जितने भी हायर फंक्शंस हैं सबके सब किसने कंट्रोल किए? हमारे एसोसिएशन एरिया ने। यानी इसके यहाँ पर जो फोर ब्रेन है दैट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर
brain, right? So coming on to the next part, that was about the first part. Second part is our मिड ब्रेन. ये है हमारा मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में एग्जैक्टली होता क्या है, मैं इस पार्ट को अलग निकाल लेती हूँ, राइट. दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन, राइट. अगर मैं मिड ब्रेन को समझूं, और इसी सेक्शन को मैं समझा रही हूं, कुछ ऐसा दिखता है मिड ब्रेन. ऊपर की तरफ को जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इन्हें कहा जाता है ऑप्टिक लोब्स. नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर रिलेटेड विद आवर विजन. एंड सेकेंड पार्ट इज सेरिब्रल पेडंकल, यानी एक स्टेम है जो कि ट्रैक्ट्स है, कनेक्ट करेगा ये नीचे के पार्ट यानी हाइंड ब्रेन को विद द अपर पार्ट. इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट आवर मिड ब्रेन. कमिंग ऑन टू द हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के हैं 3 पार्ट्स. द वेरी फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वी कॉल इट पॉन्स या पॉन्स वेरोली. पॉन्स नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक्ट है. So it is a nerve fiber tract, और यहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है. न्यूमोटैक्सिक, न्यूमा यानी एयर, टैक्सिक इज बेसिकली रीडेड एज टॉक्सिक, जो जहरीली गैसों पर के इनहेल करने पर हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा. दैट इज आवर न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो रेस्पिरेशन के केवल जब हमें सफोकेशन हो रही है या हमने कोई जहरीली गैस इनहेल कर ली तब जो रेगुलेशन है वो इसी पॉन्स से होता है, अदरवाइज इट डजंट हैपन फ्रॉम हियर. सेकेंड पार्ट इज दिस. ये देखने में काफी हद तक सेरिब्रम जैसा है. वी कॉल इट लिल सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम का छोटा फॉर्म. It is basically cerebellum. This cerebellum is again just like our cerebrum only. यहाँ पर भी सल्काए गायराई हैं, बाहर ग्रे मैटर का कॉर्टेक्स, अंदर वाइट मैटर का बना हुआ मेडुलरी पोर्शन है. इसका काम होता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम का. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ने अभी ऊपर बोला कि मोटर एरिया यहाँ पर है, यानी चलना फिरना उसने सिखाया. जरूर सेरिब्रम ने हमें चलना फिरना, हमारी सेंसेशंस, जेस्चर्स, आईक्यू सब कुछ डिफाइन कर दिया. हमने सीखा सब कुछ सेरिब्रम से, पर उसमें जो बैलेंस लेकर आया दैट वाज सेरिबेलम. यानी अगर सेरिबेलम काम ना करे तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते, वी कैन नॉट वॉक. जितने भी लोग एल्कोहलिक होते हैं, उन्होंने जब शराब पी ली तो सबसे पहले उनकी चाल लड़खड़ाती है. वाई? बिकॉज इट अफेक्ट्स दी सेरिबेलम फर्स्ट. इज दैट क्लियर? तो साइकिल जब चलाना सीखते हैं, सेरिब्रम चलाना सिखाता है, बैलेंस कराता है सेरिबेलम. एंड द थर्ड पोर्शन ऑफ आवर हाइंड ब्रेन, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूएशन में है. सो दैट इज द थर्ड पार्ट, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. इसका काम है जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, यानी जो भी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सारे एक्शन कौन कराता है? मेड्यूला. कौन कौन से हमारे कंट्रोल में नहीं है? छींकना यानी स्नीजिंग, हिकअप्स यानी हिचकियाँ, खांसना बेसिकली कफिंग, राइट. यूरिनेशन दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, उसका रिफ्लेक्स अपने आप जनरेट होता है जैसे ही ब्लैडर फुल होगा. हमारे कार्डियक रेगुलेशन यानी कब हमारा बीपी हाई होगा, कब लो होगा, कब दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, कब घटेंगी, कब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करेगा, तो सारी रेगुलेशंस, हमारी वॉमिटिंग का जो कंट्रोल है वो सब दैट इज ऑल विद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. इज दैट क्लियर? सो दीज थ्री, इन तीनों से मिल करके बना है हमारा ब्रेन का तीसरा पार्ट, दैट इज आवर hind brain. So that is about our brain.